सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारतीय समाज के जनसांख्यिकीय संरचना, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसमें मुख्यतः हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: परिभाषा, दूसरा जनसंख्या संबंधी सिद्धांत और तीसरा जनसंख्या की कुछ संकल्पनाएं होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है, यानी कि जनसंख्या को सुव्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करना है, उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स के अनुसार उसको जानना है, समझना है। इसे हम कहते हैं जनसांख्यिकी या जनांकिकी। तो डेमोग्राफी जो शब्द है ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। वो 2 शब्द हैं डेमोस, जिसका अर्थ होता है जन या लोग, और ग्राफीन, जिसका अर्थ होता है वर्णन। तो इन दोनों से मिलकर के बना है, जिसका कुल अभिप्राय होता है लोगों का वर्णन। फिर आता है जनसांख्यिकी के प्रकार। तो जनसांख्यिकी कितने प्रकार की होती है, तो इसको मुख्यतः ब्रॉड रूप में इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली वो 2 है। सबसे पहला आकारिक जनसांख्यिकी, यानी कि फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी को हम समझेंगे कि इसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार, यानी कि उसका साइज या उसकी मात्रा, यानी क्वांटिटी, कितनी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर आता है हमारा सामाजिक जनसांख्यिकी, यानी कि सोशल डेमोग्राफी। तो सोशल डेमोग्राफी में बेसिकली बात की जाती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के बारे में। तो इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। उसके बाद में है हमारा जनसांख्यिकी की विषय सामग्री, यानी कि जनसांख्यिकी विषय के अंतर्गत हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, ये इसके बारे में। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहला है प्रजनन क्षमता और प्रजनन दर। दूसरा जनसंख्यात्मक गतिशीलता, यानी कि जनसंख्या की जो है गतिशीलता, यानी कि इसमें मोबिलिटी कितना है। फिर जन्म दर और मृत्यु दर, ये समझेंगे अभी। परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य एवं प्रक्षेपण। उसके बाद लैंगिक संरचना। फिर आता है हमारा जनसंख्या का शिक्षा और जीवन स्तर। फिर सामाजिक और आर्थिक विकास में जनसंख्या की भूमिका। जनांकिकी की माप पद्धतियाँ, किस प्रकार से हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, किन पद्धतियों के माध्यम से, उसके बारे में भी इसमें हम पढ़ते हैं। फिर श्रम पूर्ति के जनांकिकी तत्व, ठीक है, श्रम पूर्ति के जनांकिकी तत्व, इसके बारे में हम जानते हैं। अब हम आते हैं समाजशास्त्र और जनसांख्यिकी, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट जो हैं, जनसांख्यिकी और समाजशास्त्र, ये कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक बात मैं आपको समझा दूं, डेमोग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड, एक मैदान प्रोवाइड करता है किसको, समाजशास्त्र को। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं को हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उसके विभिन्न जो मुद्दे जो वहाँ से निकल करके आ रहे हैं, चाहे वो अशिक्षा है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो स्त्री उत्थान है, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या है, दुनिया भर के जितने भी हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, वास्तव में उनका अध्ययन हम जनसांख्यिकी के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो इसीलिए ये दोनों विषय जो है, ये एक दूसरे से, हम ये नहीं कह सकते कि 2 अलग विषय हैं, ये वास्तव में दोनों को मिला करके ही एक पूरा विषय हम मान सकते हैं। तो समाजशास्त्र के उद्भव, यानी इसके पैदा होने में, समाजशास्त्र के जैसे शब्द विषय के बारे के बनने में, एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया। राज्य के कार्यकलापों के नए नए और बराबर विस्तृत होते हुए एक क्षेत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सामाजिक आंकड़ों को, यानी कि जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित मात्रात्मक तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं नियमित रूप से इकट्ठा करने की आवश्यकता महसूस की गई, और उसके बाद में जनांकिकी की व्यवस्था को अपनाया गया, और उसके बाद में हम देखते हैं कि सामाजिक विषय उभर करके सामने आए। इसमें हमारे पास अमेरिका, यूरोप और भारत का उदाहरण है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जनगणना जो सबसे पहले हुई थी वो अमेरिका में हुई थी, और फिर यूरोप में हुई थी, और फिर भारत में 18वीं शताब्दी में सबसे पहली बार हुई थी, और उसके बाद में लगातार हर 10 वर्ष में भारत में जनगणनाएं हुई हैं। फिर आता है हमारा दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत। तो हम जानते हैं कि दुर्खीम, एमिल दुर्खीम के द्वारा जो एक आत्महत्या का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्याएं बताई थी। तो वास्तव में उन्होंने वो जो एक आंकड़ा निकाला था, वो जो एक अध्ययन किया था, उसका जो मूल आधार था वो जनांकिकी ही था। उन्होंने 1000 पुरुषों में या 1000 लोगों की संख्या में कितने लोग आत्महत्या करते हैं, वो जो सिद्धांत था वो जनगणना के आधार पर ही निकाला था। तो हम वहाँ से भी समझ सकते हैं कि जनांकिकी कितनी महत्वपूर्ण होती है समाजशास्त्र के लिए। फिर आता है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं और संरचनाएं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं जो होती हैं और संरचनाएं होती हैं, वो जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं को नियमित करने में करती हैं या नियमित करने में सहायता करती हैं।
फिर आता है हमारा जनसांख्यिकी संबंधी सिद्धांत। कन्फ्यूशन या फिर अन्य चीनी विचारकों का एक विचार था कि कृषि के लिए जो जनसंख्या का एक मूल तत्व होता है कि जनसंख्या अगर कम हो जाएगी तो कृषि के लिए वो अच्छी नहीं होती है, इसीलिए वो किसी भी प्रकार की जनसंख्या को रोकने के पक्षपाती नहीं थे और वो ये मानते थे कि एक समुचित जनसंख्या होनी चाहिए समाज के विकास के लिए। दूसरा आता है हमारा ग्रीक विचारधारा। तो ग्रीक विचारधारा के अंदर हमने देखा है कि स्पार्टा और एथेंस में जो है वो विवाह एक सामाजिक संस्था है और उसमें प्रजनन को परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। तो उसमें हम देखते हैं प्लेटो और एरिस्टोटल, इनकी दो की विचारधाराएं भी हैं कि उन्होंने जनसंख्या को उतना ही वांछनीय माना है जितनी समाज में लोग आत्मनिर्भर हो सकें और अपनी सुरक्षा कर सकें, तो उतने ही समाज में व्यक्ति या लोगों की संख्या होनी चाहिए, ऐसा ग्रीक विचारधारा के लोगों का मानना है। इसके बाद में हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक सिद्धांत आता है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है वास्तव में वो संसाधनों की वृद्धि के अनुपात में नहीं होती। और इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो हम जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होती है और जिसको हम जीपी बोलते हैं, और जो संसाधनों की जो वृद्धि होती है, संसाधनों की वृद्धि हमारी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। तो उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि बड़ी तेजी से होती है और संसाधनों की वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है। तो इस आधार पर यह माना जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा जब संसाधन बहुत थोड़े रह जाएंगे और जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण बहुत सारे लोग भूखमरी के कारण भी उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसी कारण से इसको नकारात्मक सिद्धांत भी माना जाता है। इसको बोलते हैं माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि माल्थस के नाम से एक नव माल्थसवाद भी आया था। तो नव माल्थसवाद में ये माना गया था कि उनके न्याय ने संतति निग्रह या अन्य उपायों के द्वारा जनसंख्या को कम करने के लिए कि कुछ प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए, ऐसे उपायों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। फिर आता है इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितने की उसके संसाधन होते हैं, यानी कि जितनी जनसंख्या को आसानी से अच्छे स्तर पे अच्छी क्वालिटी लाइफ दी जा सके उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। इसको इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारा जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। क्या है, इसमें बेसिकली 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स में इसको समझा जाता है। पहला चरण होता है कि जनसंख्या वृद्धि का कम होना। जनसंख्या वृद्धि का कम किस कारण से होना कि जब समाज जो है वो अल्प विकसित है और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अर्थात इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर मान लो किसी समाज के अंदर या किसी परिवार के अंदर 10 बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तकनीकी दृष्टि से वो पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण उसमें से 8 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो जो शुद्ध वृद्धि दर हुई वो कितने हुई, 2 बच्चे हुई। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि कम होती है। तीसरा चरण होता है जनसंख्या वृद्धि का कम होना किसके कारण से कि जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। ऐसा कब होता है, ऐसा ये विकसित समाजों के अंदर होता है जिसमें जो परिवार होते हैं वो काफ़ी विकसित होते हैं और वो सोच समझकर 2 या 3 ही बच्चे पैदा करते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि देर से शादी करना, ये इसका एक कारण हो सकता है। तो उसमें उसको हम ऐसे समझेंगे, मान लो किसी परिवार में 2 ही बच्चे पैदा हुए और वो 2 ही सर्वाइव किए, तो वहाँ पे शुद्ध वृद्धि दर कितनी होती है, वो 2 ही बच्चे होते हैं, मृत्यु दर वहाँ पे एक तरीके से मृत्यु 0 हो जाती है। तो दोनों ही सूरतों में जनसंख्या वृद्धि जो हुई वो कम हुई, लेकिन एक इनके बीच का एक संक्रमणकालीन चरण भी होता है जिसको हम दूसरा चरण मान सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था को जाता है, यानी कि एक समाज है उसके अंदर हमें कहेंगे कि पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी, तकनीकी रूप से वो पिछड़ा हुआ था, तो उसके कारण से वहाँ पे मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, उनको हेल्थ सर्विसेज मिलने लगी हैं, तकनीकी दृष्टि से वो थोड़ा उन्नत हुआ है, जिसके कारण से उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने के कारण मृत्यु दर में क्या आ गई है, एक कमी आ गई है। परंतु जन्म दर उन्होंने उतनी ही बना रखी है जितनी की पहले थी। जैसे कि उदाहरण में हम मानेंगे, जैसे प्रथम चरण वाला हमने उदाहरण लिया था कि किसी परिवार में 10 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अब उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं, जिसके कारण उनके 8 बच्चों की मृत्यु ना होकर के उनके 2 ही बच्चों की मृत्यु होती है, जिसके कारण अब उनकी शुद्ध वृद्धि दर कितनी है, 8 बच्चे। तो इसको हम कहते हैं संक्रमणकालीन चरण। ये वास्तव में एक ऐसा चरण होता है जिसके कारण देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति तभी पैदा होती है जब समाज की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है, और उसका एक कारण यह भी होता है, इसीलिए इसको जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में हमारा आते हैं महत्वपूर्ण संकल्पनाएं। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।